शुरुआत में हमें पाकिस्तान के शहर अबोटाबाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पाकिस्तान आर्मी के कर्नल अशफाक उल्लाह से मिलने के लिए एक एजेंट बाहर के देश से आता है। वो एजेंट अशफाक को प्रोजेक्ट कहूटा की फाइलें देने आया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहूटा क्या है ये बात हमें धीरे धीरे आगे पता चलेगी। वो एजेंट बहुत डरा हुआ है क्योंकि इस फाइल को लाने के लिए उसकी जान भी जा सकती थी। इस वजह से वो चाहता था कि जल्द से जल्द पाकिस्तान से बाहर निकला जाए, लेकिन अशफाक उसे पाकिस्तान छोड़ने नहीं देना चाहता था। इसीलिए अशफाक उसी समय उस एजेंट को मार डालता है ताकि ये राज बाहर ना जा सके। असल में अशफाक इस प्रोजेक्ट पर गुप्त तरीके से काम कर रहा था और इसके बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहता था। अशफाक जब घर लौटता है तो वहाँ हमें एक लड़की दिखती है, मरियम। वो दुबई की रहने वाली है और फिलहाल अशफाक के बेटे को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती है। अशफाक मन ही मन मरियम को पसंद करता था और मरियम भी उसे पसंद करती है। अशफाक अपनी पहली बीवी जोरावर को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि उसके मुताबिक उसकी बीवी में कोई टैलेंट नहीं है और वो कोई काम नहीं करती। इस वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता है और ऐसी लड़की से जो चालाक और चतुर हो। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि कर्नल लाओ उसे मिलना चाहते हैं। यहाँ हमें एक और बड़ा सच पता चलता है। मरियम असल में भारत की एजेंट है जो रॉ के लिए काम करती है और किसी खास मिशन पर पाकिस्तान आई है। मरियम ने जो चश्मा पहना हुआ है उससे वो किसी भी चीज को स्कैन कर सकती है। अशफाक के पास एक सूटकेस था जिसमें प्रोजेक्ट कहूटा की फाइलें रखी थी। मरियम मौका पाकर वो फाइल निकालती है और उसमें रखे सारे पेपर स्कैन करके अपने ऑफिस भेज देती है। रॉ के ऑफिस में मरियम के भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट आते ही सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट उनके पास पहले से ही थी जो 1978 में तैयार हुई थी, लेकिन ये रिपोर्ट क्लासिफाइड थी और कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता था। रॉ चीफ पारुलकर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद भी इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता था। इसे देखने के लिए दो लोगों की परमिशन चाहिए होती है, एक भारत के प्रधानमंत्री की और दूसरी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, मतलब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। पारुलकर तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अधीर से मिलने जाता है। अधीर बताता है कि ये रिपोर्ट इसीलिए क्लासिफाइड है क्योंकि ये रिपोर्ट उसने खुद 1978 में लिखी थी। पारुलकर कहता है कि आपकी लिखी रिपोर्ट को अशफाक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 2025 में 1978 की रिपोर्ट का वो क्या करेगा। अशफाक के पीछे रॉ ने मरियम को लगाया हुआ था जिसका असली नाम सृष्टि चतुर्वेदी है। ये नाम सुनकर अधीर चौंक जाता है। पारुलकर बताता है कि अशफाक गुप्त रूप से एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है जो उसी 1978 वाले ब्लूप्रिंट से मिलता है जिसे अधीर ने लिखा था। अधीर बताता है कि 1978 में उसकी पोस्टिंग पाकिस्तान में थी। फिर हमें 1978 का समय दिखाया जाता है जब पाकिस्तान में जिया का राज था। जिया पाकिस्तान आर्मी का हेड और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दोनों था। जिया एक दरिंदा किस्म का इंसान था। वो भारत को बर्बाद होते देखना चाहता था। उसी समय वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था और ये बात भारत को पता चल जाती है। जब ये खबर भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचती है तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि पाकिस्तान ये हथियार अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि भारत को खत्म करने के लिए बना रहा है। इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन लेने को कहते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से एजेंट अधीर को बुलाया जाता है और उसे यह मिशन सौंपा जाता है कि सिर्फ ऑब्जर्व करे कि जिया कहां पर अपना न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है जहां बम तैयार किया जा रहा है। रॉ चीफ उसे वार्निंग देता है कि पाकिस्तान में जितने भी एजेंट गए हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा, लेकिन फिर भी अधीर अपने काम और देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। पाकिस्तान पहुंचकर अधीर पाकिस्तान एम्बेसी ज्वाइन करता है। वहां उसका बॉस आरोन बरूचा जो अधीर से बेहद गुस्से में है क्योंकि कपिल देव की वीजा अभी तक बनी नहीं है और वो तुरंत बनवाने का ऑर्डर देता है। ऑफिस में और भी लोग काम करते हैं जिनमें है ज्योति चतुर्वेदी जिसे अधीर अपनी बहन जैसा मानता है। इसके बाद अधीर अपने बेटे भरत को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। भरत को पाकिस्तान में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो बार बार कहता है कि वापस चलो, लेकिन अधीर उसे समझाता है कि वो यहाँ काम करने आया है और काम खत्म होते ही वो लोग अपने देश वापस चले जाएंगे। तभी अचानक कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और एक बच्चे पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। पुलिस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है लेकिन आतंकवादी एक एक करके सब पुलिस वालों को मार डालते हैं। ये देखकर अधीर दौड़ पड़ता है, पुलिस वाले की बंदूक लेकर आतंकवादियों पर हमला करता है और उस बच्चे को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं। अगले दिन पाकिस्तानी के प्रेसिडेंट जिया इंडियन एम्बेसी ऑफिस आते हैं और खुद अधीर से मिलते हैं। यहाँ पता चलता है कि जिस बच्चे को अधीर ने बचाया था वो असल में अशफाक था, जिया का पोता। जिया अधीर को शाबाशी देता है और अपने घर रात को खाने के लिए बुलाता है। रात को अधीर अपने बेटे भरत को लेकर जिया की हवेली में पहुंचता है। खाने के दौरान जिया कहता है कि जिसने भी उसके पोते पर हमला किया उसे ढूंढा जा रहा है और वो खुद उसे मारेगा। पाकिस्तान में एक मशहूर गजल गायक है फैज, जिसकी गजलें हिंदुस्तान में भी खूब सुनी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी गजलें
स्कूलें बैन कर दी गई हैं क्योंकि जिया चाहता है कि पाकिस्तान के युवा सिर्फ इस्लाम का धर्म सीखें। इसी बीच जिया अधीर की फाइलें निकालता है जिसमें लिखा है कि 1974 में अधीर जैसलमेर के पोखरण में भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट में काम कर चुका है। अधीर का प्रोफाइल बेहद शानदार है क्योंकि वो हर काम बेहतरीन तरीके से करता है। वो यूपीएससी पास कर चुका है और उसकी बीवी 8 महीने की प्रेग्नेंट है जो इंडिया में रहती है। ये सुनकर अधीर का दिमाग हिल जाता है क्योंकि जिया को उसके और उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता था। जिया सीधे पूछता है, तुम पाकिस्तान में क्यों आए हो? घबराकर अधीर कहता है कि उसने अब तक जितने भी बॉस के अंडर काम किया है सब घटिया निकले, इसलिए आखिर में उसे पाकिस्तान एम्बेसी में ट्रांसफर कर दिया गया। ये सुनकर जिया कहता है कि अगर अधीर पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो आज उसके अंडर काम कर रहा होता। जिया का भतीजा मोहसिन जो आर्मी कंट्रोल करता है इस बात से खुश नहीं है कि भारत से आए एक आदमी को जिया ने अपने घर में खिलाया पिलाया, लेकिन जिया का प्लान अलग है। उसे पता है कि अधीर बहुत दिमाग वाला आदमी है और शायद आगे चलकर पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद कर सकता है। इसीलिए जिया मोहसिन को कहता है कि अधीर पर हमेशा नजर रखो। यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है। अधीर ने खुद ही जिया के पोते पर हमला करवाया था ताकि वो जिया के करीब पहुंच सके और उसके न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्लान के बारे में सब कुछ पता कर सके। बाद में अधीर पारुलकर को बताता है कि अशफाक हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है क्योंकि वो जिया का पोता है और अपने दादा के अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। अगले सीन में अधीर ज्योति के घर डिनर के लिए जाता है और अपने बेटे भरत को भी साथ ले जाता है। तभी ज्योति का पति का फोन आता है और अधीर को पता चलता है कि उसके पति का ट्रांसफर दिल्ली हो गया, यानी ज्योति भी कुछ दिनों में दिल्ली चली जाएगी। ये सुनकर भरत टेंशन में आ जाता है क्योंकि ज्योति उसे ट्यूशन पढ़ाती थी और उसके जाने के बाद अब उसकी पढ़ाई का क्या होगा। स्कूल में फिजिक्स का एक टीचर है रहमत आघा जो आधा पागल है और बच्चों को भी पागल कर देता है। ये नाम सुनकर अधीर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पाकिस्तान आने से पहले अधीर को जिया के साथ काम करने वालों के फोटो दिखाए गए थे जिनमें रहमत आघा की भी फोटो थी। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता था लेकिन जिया को उसका काम पसंद नहीं आया, इसलिए उसे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवा दी गई। ये खबर अधीर ने रॉ चीफ मेहरा को सुनाई जिसे सुनकर मेहरा हैरान हो गया और तुरंत ऑर्डर दिया कि पता लगाया जाए जिया अपना न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट कहाँ बना रहा है। अगली सुबह अधीर अपना हुलिया बदलकर बेटे के स्कूल के सामने पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर रहमत आघा से होती है। उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। अधीर उसकी मदद करके टायर बदल देता है। रहमत उसकी मदद से काफी खुश होता है। अधीर देखता है कि रहमत के पास काफका नाम की एक किताब है जो पाकिस्तान में बैन है। इसके अलावा पाकिस्तान में शराब भी बैन है, लेकिन रहमत को शराब पीने का शौक है, इसीलिए दोनों साथ बैठकर शराब पीने चले जाते हैं। शराब पीते वक्त अधीर बताता है कि वो लंदन में रहता है लेकिन उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ। रहमत नशे में जिया के बारे में बताने लगता है कि वो पूरे मुल्क को इस्लाम का धर्म सिखाने में लगा है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम कर रहा है। रहमत खुलासा करता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का काम पहले वही करता था लेकिन उसे हटा दिया गया। वो ये भी बताता है कि जिया अभी फिसल यूरेनियम बना चुका है, यानी वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका है। अब सिर्फ कुछ दिनों में पूरा बम तैयार हो जाएगा और फिर भारत पर हमला होगा। रहमत नशे में ये भी बता देता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर वाला प्लांट कहूटा जिले में बना है। घर लौटने के बाद अधीर कहूटा जिले की लोकेशन और डिटेल चेक करता है कि ये शहर कितनी दूर है। तभी उसके घर मोहसिन मिलने आता है और बताता है कि जिया उसे बुला रहा है। अधीर मोहसिन के साथ जिया के घर जाता है जहां वो देखता है कि जिया के पोते पर हमला कराने वाला आदमी पकड़ा गया। उसे देखकर अधीर हैरान रह जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि वो आदमी अफगानिस्तान का रहने वाला है। वहाँ एक और अफगानी आदमी ने उसे पैसे दिए थे और जिया के पोते को मारने का ऑर्डर दिया था। असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता था जिससे दोनों के बीच कोई झगड़ा या जंग नहीं होती थी। जिया समझ नहीं पा रहा था कि अफगानिस्तान उसके खिलाफ क्यों जाएगा। तभी सामने आता है कि हमले में जो बंदूक इस्तेमाल हुई थी उसकी गोलियां भारत में बनी थी। इसीलिए जिया को पूरा शक हो जाता है कि इस हमले के पीछे किसी हिंदुस्तानी का हाथ है। इधर प्रेजेंट में अधीर पारुलकर से कहता है कि पता लगाया जाए पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए फंडिंग कौन कर रहा है। साथ ही वो चाहता है कि एजेंट सृष्टि से डायरेक्ट बात की जाए। इधर सृष्टि यानी एजेंट मरियम उसे फोन लगाया जाता है। उसे बताया जाता है कि जो ब्लूप्रिंट उसे भेजा गया वो दरअसल न्यूक्लियर प्लांट का है। अधीर सृष्टि से बस एक ही बात कहता है, पता करो कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फंडिंग कौन करवा रहा है और टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिशन खत्म होते ही हम तुम्हें इंडिया वापस ले आएंगे। पारुलकर बताता है कि सृष्टि सबसे होनहार एजेंट है और पिछले 9 महीने में अशफाक के पीछे लगी हुई है, लेकिन अधीर के बोलने के अंदाज में साफ लगता है कि सृष्टि किसी मुसीबत में है। अधीर पारुलकर से कहता है जैसे ही मिशन खत्म हो जाए
सृष्टि को फौरन इंडिया लाने का इंतजाम किया जाए। फिर अधीर खुलासा करता है कि सृष्टि चतुर्वेदी मेरी बहन ज्योति चतुर्वेदी की बेटी है और उसका मामा होने के नाते उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। उधर अशफाक मरियम से मिलने आता है और उसे साथ ले जाकर किसी अनजान जगह की ओर जाने लगता है। मरियम थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है। रास्ते में अशफाक उसे समझाता है, तुम पाकिस्तान की मदद कर सकती हो, बस कुछ दिन और फिर सब कुछ बदलने वाला है। ये पूरी बात मरियम अपने चश्मे के कैमरे से रिकॉर्ड कर लेती है और रॉ के ऑफिस भेज देती है। ये सुनकर अधीर बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि अशफाक सृष्टि को कहाँ ले जा रहा था। अधीर पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। जिया अपने पोते अशफाक को बुलाता है और बताता है कि जिस आदमी ने तुम पर हमला किया था वो पकड़ा गया। जिया पूछता है गद्दार के साथ क्या किया जाए। अशफाक ठंडे लहजे में जवाब देता है उसे मार दिया जाए। फिर अशफाक लोहे का रॉड उठाकर उस अफगानी आतंक को बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर अधीर का दिल दहल जाता है और वो उल्टी करने लगता है। जिया को यकीन है कि ये सब हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का काम है और वो कहता है कि इसके लिए इंडिया को वो नहीं छोड़ेगा। जिया अधीर से पूछता है आने वाली दिवाली पर क्या तुम इंडिया जाओगे? डर के मारे अधीर कहता है नहीं, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। इसके बाद अधीर अपने घर लौट आता है और रॉ चीफ को खबर देता है मुझे शक है दिवाली के दिन जिया इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करेगा क्योंकि उसे यकीन है कि उसके पोते पर हमले के पीछे इंडिया है। लेकिन सबूत न होने के वजह से रॉ चीफ उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन अधीर कहूटा निकल पड़ता है न्यूक्लियर प्लांट का पता लगाने, लेकिन रास्ते में एक पुलिस चौकी आ जाती है। अधीर पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर वहां पहुंचता है और एक नकली आईडी तैयार कर लेता है। थोड़ी देर के बाद अधीर कहूटा पहुंच जाता है जहां उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट साफ साफ दिख जाता है। गांव में घुसने के बाद उसे पता चलता है कि प्लांट का जहरीला पानी पास के नदी में मिल गया है और उस नदी का पानी पीकर बुजुर्ग लोग बीमार पड़ रहे हैं और छोटे बच्चे मर रहे हैं। गांव के सरपंच नूर के पोते की हालत भी ऐसी ही है, वो भी बीमार है और इसी वजह से नूर ने ठान लिया कि वो गाँव में किसी भी फौजी को घुसने नहीं देगा। उधर जिया मोहसिन को बुलाता है और कहता है जिसने मेरे पोते पर हमला किया उसके पीछे जरूर कोई हिंदुस्तानी जासूस है, पूरे इस्लामाबाद की छानबीन करो और उस जासूस को ढूंढ निकालो। मोहसिन इंडियन एम्बेसी के मैनेजर के घर पहुंचता है और धमकी देता है जितने भी इंडिया से पाकिस्तान लॉन्ग स्टे वीजा लेकर आए हैं उनके नाम लिखो। लेकिन नाम सुनते ही मोहसिन समझ जाता है कि ये सब तो वो पहले से ही जानता है और ऊपर से एम्बेसी में काम करने वाले सारे लोग भी लॉन्ग स्टे वीजा पर ही हैं। अब मोहसिन को पूरा यकीन हो जाता है जासूस यही एम्बेसी में काम करता है। इधर अधीर न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच जाता है, उसकी ढेर सारी तस्वीरें खींचता है और रॉ ऑफिस भेज देता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में अशफाक मरियम को कहूटा न्यूक्लियर प्लांट ले जाता है और बताता है ये मेरे दादाजी का सपना था, यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा और इंडिया तबाह हो जाएगा। ये सुनकर सृष्टि यानी कि मरियम के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। वो अपने स्पेशल चश्मे से पूरे इलाके की स्कैनिंग करती है और घर लौटकर अधीर को सारी जानकारी दे देती है। सृष्टि बताती है पाकिस्तान को फंडिंग चीन करवा रहा है, यूरेनियम तैयार होते ही इंडिया पर हमला होगा और थोड़ा झिझकते हुए कहती है और अशफाक मुझसे शादी करना चाहता है। अधीर ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक दूसरा प्लान भी चल रहा था। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। सृष्टि का दिल तो डर के मारे तेज धड़क रहा था। अशफाक दीवानों की तरह कहता है मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। मरियम उसे टाल देती है कि मेरे घर वाले बस इतना ही जानते हैं कि मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ और कुछ नहीं। अशफाक कहता है ठीक है, 10 तारीख की सुबह एयरपोर्ट जाऊंगा तुम्हारे घर वालों को लेने। ये सुनकर सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसकी कोई फैमिली दुबई में है ही नहीं। उसे समझ आ जाता है कि अगर असली शादी हो गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुरंत अधीर को खबर देती है। अधीर उसे भरोसा दिलाता है कि 10 तारीख की सुबह मैं खुद एयरपोर्ट से तुम्हें इंडिया ले जाऊंगा। उसके बाद अधीर चाइनीज डिप्लोमेट से मीटिंग करता है और उन्हें बताता है यूरेनियम बनाने का जो क्रिप्टो इस्तेमाल हुआ है वो इंडिया का बनाया हुआ है, पाकिस्तान को फंडिंग बंद कर दो। अब अधीर फैसला कर लेता है कि बस अब पाकिस्तान जाना पड़ेगा सृष्टि को बचाने। इधर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। साल 1978 हम देखते हैं कि ज्योति चतुर्वेदी को गोली लग गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसकी हालत बेहद नाजुक है। फिर एक और फ्लैशबैक। ज्योति अपना काम खत्म करके एम्बेसी से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचने से पहले ही एक शख्स उस पर हमला कर देता है और बेरहमी से मारने लगता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मोहसिन था। उसे लगा कि हिंदुस्तानी जासूस ज्योति ही है जिसने जिया के पोते पर हमला करवाया था। इसी गलतफहमी में मोहसिन ने ज्योति को मार डाला।
लेकिन सच्चाई ये थी कि ज्योति पहले से ही जानती थी कि असली भारतीय जासूस अधीर है और वो उसकी मदद करना चाह रही थी, और इसी वजह से उसने कभी भी अधीर का राज किसी को नहीं बताया। थोड़ी देर के बाद अस्पताल में ज्योति दम तोड़ देती है। ज्योति की मौत की खबर सुनकर अधीर के भीतर गुस्सा फूट पड़ता है। वो ठान लेता है कि वो मोहसिन को खत्म करके छोड़ेगा। वो मोहसिन के पास पहुंचता है। मोहसिन भी पहचान लेता है कि अधीर ही वो हिंदुस्तानी जासूस है जिसने जिया के पोते पर हमला किया। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है और आखिर में अधीर मोहसिन का सीना चीर देता है और उसका काम तमाम हो जाता है। जब ये खबर जिया तक पहुंचती है तो वो आग बबूला हो जाता है। मोहसिन उसके लिए भतीजे जैसा था, लेकिन अब वो जानना चाहता है कि उसे किसने मारा। उधर अधीर ज्योति का डेड बॉडी हिंदुस्तान उसके पति के पास भेज देता है। इसके बाद वो कहूटा पहुंचता है सरपंच नूर से मिलने। वहां उसे पता चलता है कि नूर का बेटा जहरीला पानी पीने के वजह से मर गया। नूर बेटे के गम में शराब पी रहा था। अधीर नूर से झूठ बोलता है कि मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ और ये एनजीओ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ लड़ रहा है। ये प्लांट नदी में जहरीला पानी छोड़ रहा है जिससे लोग मर रहे हैं। फिर अधीर उसे उकसाता है, अपने बेटे का बदला लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद अधीर रॉ चीफ मेहरा को फोन करता है और कहता है, मैं न्यूक्लियर प्लांट के पानी में हाइड्रोलिक एसिड और कॉपर सल्फेट मिला दूंगा। अंदर 2 टैंकर साफ पानी लेकर आते हैं जिसे एक कुएं में भरते हैं। उसी टैंकर में केमिकल डाल दूंगा। लेकिन रॉ चीफ ये प्लान सुनकर हिचकिचाता है। तभी कॉन्फ्रेंस कॉल पर इसरो का एक साइंटिस्ट लाइन पर आता है और समझाता है, प्लांट चाइनीज इंजीनियर्स ने बनाया है। जो फिसाइल यूरेनियम तैयार हो रहा है उसे ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। अगर इसमें ये केमिकल मिल गया तो यूरेनियम एटम बम की तरह रिएक्ट करेगा और गर्म होकर ब्लास्ट हो जाएगा और पूरा प्लांट तबाह हो जाएगा। ये सुनते ही रॉ चीफ अधीर को प्लान एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देता है। अगले दिन अधीर और नूर प्लांट के बाहर उसी जगह पहुंचते हैं जहां टैंकर में कुएं से पानी भरा जा रहा था। अधीर फटाफट सभी फौजियों को मार गिराता है और टैंकर में हाइड्रोलिक एसिड और कॉपर सल्फेट मिला देता है। पानी अब पूरी तरह कॉन्टेमिनेट हो चुका था। दोनों ट्रक लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर बढ़ते हैं। इधर जिया भी प्लांट पहुंच चुका था अपने मिसाइल के उद्घाटन के लिए। जैसे ही यूरेनियम की टेस्टिंग शुरू होती है, अधीर टैंकर का पानी छोड़ देता है। ये पानी सीधे यूरेनियम तक पहुंचता है। इसका मकसद था यूरेनियम को ठंडा करना, लेकिन नतीजा उल्टा हो रहा था। यूरेनियम ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाता है। वहां मौजूद साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जल्दी उन्हें समझ आता है कि पानी में किसी ने केमिकल मिला दिया और अब रिएक्शन कंट्रोल के बाहर हो चुका है। उधर अधीर और नूर बाहर की ओर भागते हैं। सिर्फ 2 मिनट बाद पानी इतना गर्म हो जाता है कि यूरेनियम धमाका कर देता है। ब्लास्ट से कई लोग घायल हो जाते हैं और ज्यादातर साइंटिस्ट मौके पर ही मर जाते हैं। जिया किसी तरह जान बचाकर निकल जाता है। प्लांट से दूर अधीर नूर से आखिरी बार मिलता है। आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। नूर हैरान होता है, मतलब तुम एनजीओ में काम नहीं करते हो ना, कहाँ से आए हो तुम? अधीर बस चुपचाप उसे प्रणाम करता है और चला जाता है। नूर समझ जाता है कि अधीर हिंदुस्तान से आया है और उसने उसकी मदद कर दी। घर पहुंचने के बाद जिया को अधीर का एक खत मिलता है। उसमें लिखा था, हैप्पी दिवाली, साथ में एक बोतल उसी केमिकल वाला पानी। जिया तुरंत समझ जाता है कि प्लांट का ब्लास्ट अधीर ने करवाया। गुस्से में वो इंडियन एम्बेसी के सभी लोगों को बुलाने का आदेश देता है, लेकिन पता चलता है कि सारे लोग पहले ही भारत लौट चुके हैं दिवाली मनाने। जिया आग बबूला होकर तोड़ फोड़ करने लगता है। इस तरह 1978 में अधीर का मिशन पूरा हो गया था। अब वापस 2025 में अशफाक मरियम को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है उसके मम्मी पापा को रिसीव करने, लेकिन मरियम जानती थी कि उसके मम्मी पापा नहीं आने वाले। उसका असली प्लान था यहीं से इंडिया भागना। एयरपोर्ट के अंदर मरियम बाथरूम जाने का बहाना करती है। अंदर पहुंचते ही उसे एक मोबाइल फोन मिलता है। वो तुरंत अधीर को कॉल करती है। पता चलता है कि अधीर खुद पाकिस्तान आ चुका है उसे बचाने के लिए। अधीर कहता है, बाथरूम में कुछ लड़कियां बुर्खा पहने हैं, तुम भी बुर्खा पहन लो और उसके साथ बाहर निकलना। मरियम फौरन बुर्खा पहनती और बाकी लड़कियों के साथ भीड़ में घुलकर बाहर निकल जाती है। इधर अशफाक को अचानक फोन आता है। उसे पता चलता है कि जिन चाइनीज लोगों से उसने डील की थी वो अब फोन नहीं उठा रहे। अशफाक टेंशन में आ जाता है क्योंकि यूरेनियम तैयार होने के बाद उन्हीं चाइनीज लोगों से उसे पैसे मिलने वाले थे। तभी सृष्टि बाकी लड़कियों के साथ बुर्खा पहनकर बाहर निकल जाती है। काफी देर बाद पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग बाथरूम के अंदर घुसते हैं मरियम को पकड़ने के लिए, लेकिन देखते हैं कि वो तो पहले ही भाग चुकी है। ये सुनते ही अशफाक का पारा 7वें आसमान पर, और उसे साफ समझ आ गया कि मरियम एक जासूस थी जिसे उसके प्लान के बारे में सब पता था और वो बचकर निकल गई। अशफाक अब उसे ढूंढने पर तुल जाता है। उधर सृष्टि घबराई हुई किसी को ढूंढ रही थी जो उसे वहां से बाहर निकाल सके। तभी एक लड़का आता है, कहता है मेरा नाम कबीर अहमद है। वो सृष्टि का नाम बदलकर साजिया अहमद बता देता है और दोनों को पति पत्नी बनाकर पेश करता है। दोनों पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं और इंडिया की फ्लाइट पकड़ते हैं।
वीजा चेकिंग में पता चलता है कि साजिया का वीजा उसी रात को एक्सपायर होने वाला है, लेकिन फ्लाइट तो दोपहर 3 बजे की है। किसी तरह अप्रूवल मिल जाता है और दोनों फ्लाइट की गेट की ओर दौड़ते हैं, मगर गेट पर पता चलता है कि बोर्डिंग बंद हो चुकी है, फ्लाइट टेक ऑफ टाइम हो चुका है। फिर भी फ्लाइट अटेंडेंट पायलट से फोन पर बात करती है और दोनों लोगों को बोर्डिंग अप्रूवल दे देती है। जैसे ही कबीर और शाजिया अंदर जाने लगते हैं, अशफाक अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है और पैसेंजर की लिस्ट चेक करवाता है। वो देखता है कि लिस्ट में मरियम का नाम है, जो नाम बदलकर इंडिया भाग रही है। गुस्से में अशफाक फ्लाइट रुकवाने का ऑर्डर देता है, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। अशफाक खुद पायलट को फोन करके रुकने के लिए कहता है, तभी प्लेन के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है, ये प्लेन अब रुकने वाला नहीं है अशफाक, और वो था अधीर। अशफाक हैरान रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। अधीर प्लेन को टेक ऑफ कराकर इंडिया ले जाता है। अब वापस 1978 में मिशन पूरा होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बेहद खुश होते हैं। रॉ चीफ मेहरा भी अधीर से खुश होकर उसे उसी दिन की छुट्टी देता है। वापस आने के बाद उसे एक नया मिशन दिया जाएगा, एक ऐसे इंसान को ढूंढने का जो भारत को बर्बाद करना चाहता है और जिसके बारे में रॉ के पास कोई जानकारी नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल सलाहकार सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।